हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि इतिहास का है दोस्तों। और ये मुख्य रूप से जो है एनसीईआरटी नोट 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, अध्याय 1 है प्राचीन इतिहास। और इस प्राचीन इतिहास के अध्याय नंबर 1 में ऐतिहासिक स्रोतों को देखेंगे दोस्तों। और ये स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत जो है किस किस चैप्टर से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है दोस्तों, देखते हैं। तो न्यू एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 11 का चैप्टर 1 दोस्तों, प्राचीन भारत इतिहास का महत्व। चैप्टर 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। चैप्टर 3 स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। और चैप्टर 4 भौगोलिक ढांचा। और न्यू एनसीईआरटी के क्लास 12 का चैप्टर 2 दोस्तों, राजा, किसान और नगर। इन तमाम स्रोतों से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही हो रही है। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। यानी प्राचीन काल से ही मनुष्यों में जो है एक प्रवृत्ति है दोस्तों कि हमारे से पूर्व क्या हुआ है, इसकी सूचना जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसे ही ऐतिहासिक स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसे इतिहास कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कुछ स्रोत है दोस्तों। तो मुख्य रूप से 3 स्रोत माना जाता है दोस्तों। या तो पुरातात्विक स्रोत होगा दोस्तों, या साहित्यिक स्रोत होगा, या विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण लिखे गए हैं उस समय के, तो वो जो है उसके द्वारा जो है प्राचीन इतिहास को हम लोग जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों जैसे अभिलेख हो गया, या फिर किसी भी प्राचीन बनी हुई इमारत हो गई, ये सब तात्विक स्रोत में आ जाता है दोस्तों। साहित्यिक स्रोत में जो भी धर्म ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं दोस्तों, उस समय के ग्रंथ को ही साहित्यिक स्रोत के रूप में लिया जाता है। और कुछ विदेशी यात्री जो है उस समय प्राचीन इतिहास काल में आए थे, उनके विवरण को देख के हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अनुसार प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। यानी मुख्य रूप से जो पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों, उसको जो है विश्वसनीय साधन माना जाता है इतिहास के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है मुख्यतः अभिलेख हो जाते हैं, सिक्के होते हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि सम्मिलित होती है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों, तो उस समय के अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक जो भी महल वगैरह बने हुए थे, भवन हो गई, मूर्तियां हो गई, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाली व्यक्ति पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कुछ इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सिक्कों के अध्ययन यानी कॉइन के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। तो आहत सिक्का क्या होता है दोस्तों, पंच मार्क्ड कॉइन जो होता है उसे ही आहत सिक्के कहते हैं, जो अधिकांश चांदी और तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार भी थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे। तो आहत सिक्के जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उसमें जो है आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं दोस्तों, जो कि पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्य द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें योधे गणराज प्रमुख था। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है दोस्तों, योधे गणराज के क्षेत्र में पाया गया है। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 सदियों में देखे जाते हैं। यानी मिट्टी के पके हुए सिक्के जो है वो भी प्राचीन काल में यूज होते थे, जो कि कुषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राचीन काल
प्राचीन कालीन सिक्के की निधियाँ वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित है। यानी प्राचीन कालीन जो सिक्के हैं दोस्तों, वो मुख्य रूप से कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में देखी जा सकती है दोस्तों। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित हैं। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को दिया गया है, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन दरोगा, बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का जारी कर किसने किया था। तो दोस्तों हिंद यवन ने किया था, हिंद यवन ने किया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे। तो गुप्त लोगों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और सबसे पहले कौन शुरू किए थे दोस्तों, तो हिंद यवन ने। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारों और व्यापार की उन्नता व्यवस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। तो सबसे ज्यादा सिक्के किस काल के मिले हैं दोस्तों, अभी तक तो मौर्योत्तर काल के सबसे ज्यादा सिक्के देखने को मिले हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए वो हिंद यवनों ने जारी किए। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार क्या हो गई, शिथिल हो गई, यानी कमजोर हो गई थी दोस्तों। आगे देखते हैं, सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित हैं। ये भी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग सिक्का देख चुके, अब देखते हैं अभिलेख। तो अभिलेख यानी रिवार्ड्स हो गया दोस्तों, या इनस्क्रिप्शन के अध्ययन को ही पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहते हैं। तो पैलियोग्राफी क्या हो गया दोस्तों, जो प्राचीन तिथि के अध्ययन या पुराने दस्तावेजों के अध्ययन जो किया जाता है उसे ही पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्र पत्रों, मंदिरों की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर मिलते हैं। तो अभिलेख कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से देखा जा सकता है दोस्तों, तो अभिलेख जो है मुख्य रूप से मोहरों हो गए दोस्तों, जो स्तंभ थे दोस्तों, जो स्तूप बने हुए थे, बड़े बड़े चट्टान थे दोस्तों, उस पर जो है अभिलेखों को देखा जा सकता है, या ताम्र पत्रों पर, या मंदिरों की दीवारों पर, या ईंटों तथा मूर्तियों पर भी जो है अभिलेखों को देखा जा सकता है। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थर पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्र पत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा है। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं दोस्तों। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ चीफ आर्कियोलॉजिस्ट के संग्रहित में है। तो वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है दोस्तों, तो मैसूर में है। अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अभिलेख का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला है दोस्तों, वो प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो कि मुख्य रूप से प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यानी लिखी हुई है दोस्तों। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है, और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में
प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी से होने लगा है। तो अभिलेखों में जो है दोस्तों प्रथम साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है, जो कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जबकि दूसरी सदी से जो है, ईसा की दूसरी सदी से जो है वो संस्कृत भाषा में भी जो है अभिलेख मिलने लगे हैं, जबकि चौथी 5वीं सदी में इसका व्यापक रूप में प्रयोग देखा जा सकता है दोस्तों संस्कृत भाषा का। और अभिलेखों में प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रयोग है वो 9वीं और 10वीं सदी से होने लगा है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पिस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथालय में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी जो भी हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मिले हैं दोस्तों वो पूर्ण रूप से अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं का चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है दोस्तों वो किस रूप में लिखा गया है दोस्तों, तो भावचित्रात्मक लिपि के रूप में लिखा गया है। किस रूप में? भावचित्रात्मक लिपि के रूप में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अतिरिक्त भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा है। तो अशोक के जो मुख्य रूप से अभिलेख मिले हैं दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों में मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भारत के क्षेत्र में है वो ब्राह्मी लिपि में ही इसका प्रचार देखने को मिलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेख में यूनानी और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। तो अभी अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से कितने लिपियों का प्रयोग हुआ दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो है ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग हुआ दोस्तों, अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों, और खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन अरमाइक लिपि जो है मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मिले हैं अभिलेख उसी में प्राप्त होता है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं और सबसे पुराने अभिलेख हैं जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। तो अशोक के जो शिलालेख पढ़े गए हैं दोस्तों वो कब के हैं, तो ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में पढ़ा। यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कृतियों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये प्रशस्ति इस रूप में फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, यही जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिलेखों के प्रकार। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो अभिलेखों के प्रकार के मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों। पहला है अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्य आदेश एवं निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख। तो अभिलेख के रूप में जो है पहला क्या है दोस्तों, कि अधिकारियों द्वारा जो जनता के लिए जारी किए जाते थे दोस्तों अभिलेख, उसके बारे में दिया गया है। दूसरा है दोस्तों अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर, फलकों तथा मंदिर तथा प्रतिमाओं पर अंकित होते थे। तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, कि ये जो है मंदिरों वगैरह में बनाए जाते थे अभिलेख। तीसरा है दोस्तों राजा तथा विजेताओं के गुणों एवं कृतियों का वर्णन करने वाली प्रशस्तियों को अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किया जाता था दोस्तों। और चौथा दोस्तों दान पत्र या शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्राचीन भारत की भू व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है दोस्तों? पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द प्रयोग करते हैं। अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांशतः पुस्तकें हाथ से लिखकर संरक्षित की गई थी, जिसे पांडुलिपि कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों पांडुलिपि क्या होता है दोस्तों? तो हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें होती है दोस्तों, उसे ही जो है संरक्षित किया जाता है, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। वहीं मध्य एशिया में ये मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर मिलती है। तो भोजपत्र क्या हो गया दोस्तों? वो जो ताड़ का पत्ता होता है दोस्तों, उस पर लिखी जाती थी। और ताम्रपत्र यानी तांबे के जो पत्थर रहते थे, उस पर लिखी हुई जो है भारत में पांडुलिपि देखने को मिलती है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। तो मुख्य रूप से जो संस्कृत की पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई है दोस्तों, कहाँ कहाँ से हुई है? तो ज़्यादातर दक्षिण भारत या कश्मीर या नेपाल से प्राप्त हुई है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक तो वैदिक साहित्य हो गया, धार्मिक ग्रंथ और धर्मोत्तर ग्रंथ। वैदिक साहित्य में जो है दोस्तों वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद, सूत्र साहित्य इत्यादि को शामिल किया गया है, जो कि वैदिक साहित्य है दोस्तों। और धार्मिक ग्रंथों में जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं को स्थान दिया गया है, जबकि धर्मोत्तर ग्रंथों में प्राचीन भारत के रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है। तो वैदिक साहित्य में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? तो वेद को। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की रचना 1500 से, टोटल कितने वेद है दोस्तों? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो है ऋग्वेद की रचना हुई दोस्तों। वहीं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना जो है लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। यानी सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी शामिल हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है दोस्तों? तो देवताओं के बारे में स्तुतियां हैं दोस्तों, और वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड का भी दिया गया है दोस्तों, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी इनमें शामिल हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये वेदांग शिक्षा यानी उच्चारण विधि, कल्प यानी कर्मकांड और व्याकरण, निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष, इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुई है। यह साहित्य गद्य में नियम के रूप में लिया गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ी पुरुषों द्वारा अनुसृत सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में वर्णित हैं। गृह सूत्रों में जात धर्म यानी जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। किसमें दोस्तों? तो गृह सूत्रों में। आगे देखते हैं दोस्तों, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है दोस्तों। सूर्य सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है। ज्योमिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, ज्योमिति और गणित के अध्ययन का आरंभ कहाँ से होता है? तो शल्व सूत्र से होता है, शल्व सूत्र से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है। इससे 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है।
महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है महाभारत का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो जय संहिता था। और इसमें कितने श्लोक थे दोस्तों, टोटल 8800 श्लोक थे, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। यानी जय संहिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में महाभारत में श्लोकों की संख्या टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 24,000 हो गई। और ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। आगे देखते हैं दोस्तों। अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए और तद अनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व के 5वीं सदी में शुरू हुई, जब से यह 5 अवस्थाओं में से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। तो पूर्ण रूप से जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो है 24,000 श्लोक शामिल हैं दोस्तों। और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है टोटल 5वीं अवस्था में जो है इस समय है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैनों और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजर चुके हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्मों से रिलेटेड कथाओं से वर्णित है जातक कथा। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालती है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। तो बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में हुई थी दोस्तों, तो पाली भाषा में, जबकि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में मानी जाती है। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों से महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। धर्मसूत्र, स्तुतियां तथा टीकाएं मिलकर धर्मशास्त्र का निर्माण करती है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। धर्मोत्तर साहित्य, सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनि कृत अष्टधाई जो कि व्याकरण से रिलेटेड है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अष्टधाई के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि जो है वो अष्टधाई के रचनाकार हैं। और अष्टधाई किससे संबंधित पुस्तक है, तो व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। तो विधि ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है दोस्तों प्राचीन काल का, तो अर्थशास्त्र को। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र के अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप ईसवी वर्ष के आरंभ में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में जो है कितने अधिकरण यानी खंडों में विभक्त किया गया है दोस्तों, तो टोटल 15 खंडों में जो है अर्थशास्त्र को विभक्त यानी बांटा गया है, जिनमें दूसरा और तीसरा खंड जो है सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। तो अर्थशास्त्र को कितने खंडों में बांटा गया दोस्तों, 15 खंडों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पतंजलि। पतंजलि ने अष्टधाई की टीका महाभाष्यम लिखी, यानी अष्टधाई का जो टीका महाभाष्यम है वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। पतंजलि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का प्रमुख रचनाकार तथा व्याकरण था। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटकों की रचना की है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम है। तो सबसे प्रसिद्ध जो है कालिदास का कौन सा रचना है दोस्तों? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। इसमें गुप्तकालीन, उत्तरी तथा मध्य भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन परिलक्षित होता है। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ था। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटटोके अर्थात 8 संकलनों में विभक्त है। संगम साहित्य टोटल कितने इसमें संकलनों में विभक्त है दोस्तों? तो टोटल 8 संकलनों में विभक्त है। पद 100 के समूह में संग्रहित हैं, जैसे पुरनानुरु, 12 के 4 शतक आदि। मुख्य 2 समूह हैं, पाटिनेडिकल, पटेटेनेनकील, कनकुकु यानी 18 निम्न संग्रह और पत्य पाटट यानी 10 गीत सम्मिलित हैं। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत आते हैं। यानी संगम ग्रंथ जो है वो किस में आते हैं दोस्तों? ये धार्मिक ग्रंथ में नहीं बल्कि लौकिक कोटि के अंतर्गत इसे गिना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संगम साहित्य की तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग की चित्रण देखने को मिलती है। संगम साहित्य में दोस्तों संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ताओं के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों प्राचीन भारत के प्रमुख रचनाएं। इसे मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों कि रचना जो है मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर, यानी विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया दोस्तों। जिमूत वाहन के द्वारा दायभाग जो है रचना है दोस्तों, जबकि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कालिदास के द्वारा जो है ये चारों रचनाएं लिखी गई है दोस्तों। कौन कौन? तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम। और इधर देखते हैं दोस्तों हर्षचरित जो रचना है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया? वानभट्ट के द्वारा। और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें याद रखना है दोस्तों, विज्ञानेश्वर जो रचनाकार उनके द्वारा मिताक्षरा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम लिखा गया दोस्तों। और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। और नागसेन के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा रचना की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों विशाखदत्त के द्वारा मुद्रारक्षक और देवी चंद्रगुप्तम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। विशाखदत्त के द्वारा जो रचना की गई है वो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। विलहन के द्वारा विक्रमांक देव चरित है। विभूति का उत्तर रामचरित है दोस्तों। और सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी है। तो इसमें जो मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों विशाखदत्त का, नागसेन का दोस्तों, कालिदास का याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विदेशी विवरण देखते हैं दोस्तों। विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया है। इसमें यूनान, रोम, चीन तथा अरब के यात्री शामिल हैं। और इसका वर्णन कुछ इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। यूनान तथा रोम यात्रियों के विवरण देखते हैं। भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके लिए पूर्णतः यूनानी स्रोत पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उल्लेख किया है। तो सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना गया है दोस्तों? यूनानी के अनुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है।
सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ दोस्तों? तो 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण जो है सिकंदर का हुआ दोस्तों। ये यूनानी लेखक के रूप में लेखक मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज को की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन दूत बनकर आया दोस्तों? तो मेगास्थनीज आया। इसके द्वारा ही इंडिका पुस्तक लिखा गया था। इंडिका से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है दोस्तों? इंडिका द्वारा। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। और मेगास्थनीज के दरबार में दूत बनकर मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में दूत बनकर आया दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया। ईसा की पहली और दूसरी सदी के यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। तो पूछा जाता है दोस्तों टॉलमी की रचना कौन सी है? तो ज्योग्राफी जो है वो टॉलमी की रचना है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात लेखक ने 80 और 115 ईस्वी के बीच में की थी। इस पुस्तक से लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना 150 ईस्वी के आसपास की थी। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है और इसमें हमें भारत तथा इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्रियों के विवरण। चीन से आने वाले यात्रियों ने बौद्ध विहारों तथा स्थलों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। फयान 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा दोस्तों, जो कि पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक के समय भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है पहला चीनी यात्री कौन था दोस्तों? तो फयान था। कब आया दोस्तों? तो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक, यहाँ 15 वर्षों तक रहा दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फयान ने अपनी रचना फूकोफ की में तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म तथा आर्थिक स्थितियों का विवरण किया है। तो फूको की जो है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? फयान है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। 399 से 415 के बीच भारत में रहे। इसने पाटलिपुत्र की यात्रा की तथा मौर्य शासक के राज दरबार के अवशेष की चर्चा की थी। वेनसांग जो कि 629 से लेकर 645 तक भारत में रहा दोस्तों। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है वेनसांग भारत कब आया दोस्तों? तो 629 ईस्वी में आया। और कब तक रहा? 645 ईस्वी तक। और ये किसके काल में आया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसकी रचना सीयूकी में तत्कालीन समाज की श्रेष्ठ विवरण मिलता है। इसे यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। इसने भारत को इनट्यू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कौन से विदेशी यात्री ने भारत को चंद्रमा का देश यानी लैंड ऑफ मून कहा है दोस्तों? तो वेनसांग ने भारत को चंद्रमा का देश कहा है। इसके अलावा इनटू जो है ये भी कहा है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया दोस्तों। कब आया? 629 ईस्वी में और 645 ईस्वी में वापस चला गया। इत्सिंग जो कि 670 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा। अपनी भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया। इसके सामाजिक तथा धार्मिक विवरण अधिक प्रभावशाली हैं। इत्सिंग के जो है भारत की यात्रा के दौरान जो है अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं अरब यात्रियों का विवरण। तो अरब व्यापारी तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरणों से पूर्व मध्यकाल के भारतीय समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अलबरूनी
तथा इब्न बतूता प्रमुख अरबी विद्वान थे। अल बरूनी और इब्न बतूता जो है प्रमुख अरबी विद्वान थे, जिन्होंने भारत की यात्रा कर विशिष्ट विवरणों की रचना के रूप में स्थान दिया। अल बरूनी के किताबुल हिंद के माध्यम से भारत के समाज, संस्कृति तथा रहन सहन का विशद विवरण दिया। यह 11वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, किताबुल हिंद के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अल बरूनी है। ये भारत कब आया दोस्तों? तो 11वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारत आया। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक इतिहास लेखन के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1776 ईस्वी में सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सबसे पहले किसका जो है अंग्रेजी अनुवाद कराया गया दोस्तों? तो मनुस्मृति का कराया गया। 1776 ईस्वी में कराया गया। किस नाम से दोस्तों? तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से 1784 में बंगाल यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई दोस्तों। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। इन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो विलियम जोन्स के द्वारा कराया गया 1789 ईस्वी में। 1785 में विलिकन्स ने हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती है। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक जो है जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो कि 1823 से 1902 तक थे ने बढ़ावा दिया। उनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में व्यतीत हुआ। तो भारतीय विद्या के अध्ययन में सबसे अधिक जो योगदान दिया किसने दिया दोस्तों? तो अधिक जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने दिया। मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल संख्या में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित हुई। विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843 से लेकर 1920 ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास सबसे पहले कौन है दोस्तों? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया था दोस्तों 1904 में। आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। समाज सुधारक पांडुरंग वामन काने 1880 से 1972 ईस्वी तक रहे दोस्तों, ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो समाज सुधारक पांडुरंग वामन काने को माना जाता है, जिसे सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1891 ईस्वी तक रहे दोस्तों, ने अनेक महत्वपूर्ण मूल वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया तथा इंडो आर्यंस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज की तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा। पुरालेखविद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो कि 1875 से 1950 तक रहे दोस्तों, ने अशोक तथा प्राचीन भारत के राजनीतिक संस्थाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की। इन्होंने प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत का समायोजन भी किया था दोस्तों। मुख्य रूप से देखते हैं दोस्तों, तो आरसी मजूमदार 1888 से 1980 तक रहे दोस्तों, ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में हिंदू पुनर्जागरण वाद का विवरण प्रस्तुत किया। इतिहासविद नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 में हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर दक्षिण भारतीय इतिहास को उजागर किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आरसी मजूमदार के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल जो है वो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, केपी जायसवाल ने वर्ष 1924 में हिंदू पॉलिटी
नामक पुस्तक में भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। तो हिंदू पॉलिटी के पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो केपी जायसवाल हैं। ब्रिटिश इतिहासकार एवं संस्कृतविद एल बासम ने वर्ष 1951 में वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी। द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो संस्कृतविद एल बासम जो हैं इसके रचनाकार हैं। डी कोशाम्बी वर्ष 1960 से 66 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर्ष 1957 में नामक पुस्तक में भारत के इतिहास का विशद वर्णन किया है। इनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है दोस्तों? तो भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा है। प्राचीन काल में प्राक आर्य, इंडो आर्यंस, यूनानी, शक, हून और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना आवास बनाया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं दोस्तों। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार हिंदू आर्य भाषाओं में प्रचलित फाया, नौका, खंती आदि शब्द मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। तो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार जो आर्य भाषा में प्रचलित है दोस्तों, जैसे नौका हो गया, खंती हो गया, ये सब मुंडा भाषाओं से लिया गया दोस्तों। संपूर्ण देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश नाम दिया गया है। इनके निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजाएं चक्रवर्तीन कहलाते थे। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु घाटी तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु यानी इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है और काल क्रमेण यह देश इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर के संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का कार्य करती है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो पूरे देश में व्याप्त हो गई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।